उठ जाओ प्यारे बच्चों तुमको बुला रहा नया सवेरा है। ऐसा क्या है जीवन में जो अभी तक आलस्य ने तुमको घेरा है। नमस्कार, जी हाँ बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें हम 2023-24 यानी पिछली साल जो एग्जाम हुआ उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर, चूंकि अब की बार भी वैसे ही पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है, जो कि न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, जो कि आपको चैनल पे अपडेट कर दिया गया था। तो फिलहाल इसमें हम मॉडल पेपर में बात करेंगे जो सब्जेक्ट साइंस है क्लास 10 का, उस मॉडल पेपर को आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। एक चीज आपको बता दें बच्चों, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, एक नोट्स आप बनाते चलिएगा इन मॉडल पेपर की, और उन क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में से जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलने ही वाला है आपको, और बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी इसमें। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण, ये देखिए, जैसे ये कोई समतल दर्पण है, आपने इस तरह से देखा होगा या पढ़ा भी होगा। इसका ये फ्रंट साइड जो है प्लेन होता है। अब कोई दर्पण समतल दर्पण कब बनता है, जैसे देखिए ये अगर घुमावदार है आपका इस तरह से, ये है, ये एक वृत्त के डिजाइन में है, ध्यान देना, ये एक सर्कुलर डिजाइन में, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है, और ये आपकी एक्सिस हो गई, ये सेंटर ओ हो गया और ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्सिस यानी अक्ष, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर जैसे जैसे इसको आप सीधा करते जाओगे, यानी इसको, ये एम एम डैश आपका कोई स्फेरिकल मिरर है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही इसको इस तरफ बढ़ाओगे, इसको इस तरफ लेके आओगे, सीधा करोगे, तो ये आर जो है इस तरफ भागता जाएगा, आर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। किधर बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। रेडियस आपकी किधर चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। और फोकल डिस्टेंस होती क्या है, और इसका जो यहाँ पे मेन एफ होगा, राइट, ये मुख्य फोकस होगा, और मुख्य फोकस से ये जो पी है आपका ध्रुव, इसके बीच की दूरी पी एफ, यही आपकी जो है फोकल डिस्टेंस कहलाती है। जब आर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो निश्चित है कि ये जो डिस्टेंस पी एफ है, पी एफ भी आपकी इन्फिनिटी की तरफ गोज कर जाएगी, चली जाएगी। तो इसलिए जब ये सीधा हो जाता है, दर्पण सीधा हो जाएगा, प्लेन बन जाएगा, तो वैसी दशा में जो हमारी फोकल डिस्टेंस होती है वो किस पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। सो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये याद रखना, कोई कोई जीरो भी करके चला आएगा, राइट। और ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अवतल दर्पण की बात कर रहा है, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। जब समान आकार का बनता है, जाहिर सी बात है कि हमारा सेंटर पर ही आपका जो वस्तु है, वो वस्तु भी आपकी सेंटर पर ही रहेगी, और आपका जो इमेज बनेगा वो भी सेंटर पर ही बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा डियर। इसमें बहुत सारी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता रहूँगा बच्चों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में ही लाइनें कह करके संबोधित करने की कोशिश करी थी कि आप उठ जाइए, जाग जाइए, एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। और क्योंकि नया सवेरा का मतलब ये है कि जो आपकी आगे आपका जो फ्यूचर है वो नया सवेरा है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी से जग जाइए, और ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या समस्या है जो आपको अभी तक आलस्य आपके अंदर है, जो आलस्य आपने खोया नहीं, ठीक है। तो फिलहाल लास्ट तक देखिएगा तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आपको बहुत आइडिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो ध्यान होता है निर्वात, जिसको कहते हैं बच्चे, निर्वात, राइट, उसमें सबसे तेज होता है। लेकिन लगभग लगभग निर्वात के जो है उसके बाद वायु जो होती है, हवा, उसमें होता है। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में निर्वात होता तो सही आंसर क्या लगाते हम लोग, निर्वात लगाते। तो अभी के लिए क्या है सही आंसर, इसमें निर्वात नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, वायु। वायु में प्रकाश की गति सबसे तेज होगी, नहीं तो सबसे ज्यादा क्या होती है, निर्वात में, राइट।
कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है और बताने के बाद उसमें निर्वात भी रहता है, वायु भी रहती है, और आप गलती कर जाते हो डियर, उसमें वायु लगा के चले जाते हैं और जबकि निर्वात सही होगा, क्योंकि निर्वात ये लगभग की बात है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, कोई बाधा नहीं, लेकिन वायु में कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रहती है, रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं, तरह तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब जो है उसको थोड़ा बहुत रोकते हैं, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाते हैं। और निर्वात में कुछ नहीं होता, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब पावर P इक्वल टू -4 दिया हुआ है, उसकी फोकल डिस्टेंस तो P इक्वल टू 1/f होता है, जहां f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो f बराबर 1/p हो जाएगा, इक्वल टू 1/-4, यानी कि क्या हो जाएगा, -0.25, और सेंटीमीटर में है तो सॉरी, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, राइट। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है। जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, ध्यान देना, आंखों के किनारे किनारे जो मसल्स होती हैं, जिसके बीच में आपका जो ये आई होता है, किनारे किनारे ये मसल्स ऐसे लगी होती हैं, इन्हीं को हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ये क्या करती हैं, इनमें संकुचित यानी सिकुड़ने और फैलने की एक क्षमता होती है, जिसके कारण जो इसमें जो हमारा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ध्यान देना, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। तो ये सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है इस सिलेरी मांसपेशियों में। ये क्या करती हैं, जैसे ही जब प्रकाश कम या ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे प्रकाश की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट कर लेती हैं, अपने फोकल डिस्टेंस में परिवर्तन कर लेती हैं, बिकॉज कि ये जो है सिलेरी मांसपेशियां, उनको सिग्नल मिलता है, जब ज़्यादा लाइट आएगी तो ये क्या करती हैं, अपने आप को संकुचित कर लेंगी, यानी कि एकदम कम कर लेंगी, राइट। और कम आएगा तो ये अपने आप को फैला लेती हैं, जिसके चलते जो है जो आपका लेंस है उसकी फोकल डिस्टेंस में जो है परिवर्तन होता है, यानी कि घटती या बढ़ती है, राइट। फोकल रेडियस इसकी चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी तो जो है आपका फोकल डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो इसका कारण कौन है, तो सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो आपकी कारण है, राइट। और किसी में ये चीज़ नहीं है, ये खूबी यही होती है, इनका काम ही है कि अपने आप को संकुचित या फैलाना, जिसके चलते जो इस पे दाब पड़ता है लेंस पे, जो उत्तल लेंस होता है, और वो दबेगा, चूंकि वो लेंस जो होता है वो भी आपका मसल से ही बना हुआ रहता है, यानी एक प्रकार से टिश्यूज से बना होता है, यानी सॉफ्ट रहता है, तो वो भी थोड़ा बहुत वो पिचकता है और थोड़ा बहुत वो फैल जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करती है, जिससे उसकी फोकल रेडियस और फोकल डिस्टेंस में डिफरेंस हो जाता है। तो सही आंसर सिलियरी मसल्स हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, राइट। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, राइट। ये देखिए, फॉर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ये आपका जो मायोपिया है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, राइट। ये निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। और प्रेस बायोपिया जो है आपका यहाँ पे डी में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, और मायोपिया निकट दृष्टि दोष। मोतियाबिंद तो आप जान ही रहे हैं, पूरी तरीके से दृष्टि बाधित हो जाती है। और प्रेस बायोपिया जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे ओम डी में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। और ओम का सिंबल क्या होता है, इस तरह से बनता है डियर, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, वोल्ट किसका मात्रक होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो वोल्ट विभवांतर का। फैराडे, ये तो फैराडे आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, और एम्पियर विद्युत धारा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, यस। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग जो विद्युत बल्ब होता है बच्चों, बिजली के बल्ब जो येलो कलर से जलता है, आपने देखा होगा, उसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, देखिए जैसे कोई मैग्नेट है, ये इस तरह से, राइट, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जो है इनकी एंडिंग होती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ में
जा करके ये समाप्त हो जाती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का, राइट। और जो इसके बीच में रहती हैं ये लाइनें, ये समांतर होती हैं। चुंबक के बीच में ये लाइनें समांतर होती हैं और चुंबक के बीच में ये किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से इनका बहुत समझदारी से आंसर देना है कि जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको वैसे ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो सौर ऊर्जा से बढ़िया स्रोत और कुछ भी नहीं है, तो सही आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। आई होप कि ये सबसे आसान क्वेश्चन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो जो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, उसके माध्यम से ही। यानी जो भी यौगिक रहते हैं, आपका ये इस तरह से एरो रहता है, इधर भी कुछ यौगिक रहते हैं, इधर भी कुछ यौगिक रहते हैं, दोनों साइड में सभी तत्वों के जो मास होते हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि द्रव्यमान जो है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में वो बैलेंस रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वहां लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखेंगे कि Fe प्लस CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है, वो आयरन से अपक्रिया करके, देखिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करके क्या कर रहा है? कॉपर को अलग कर दे रहा है और आपका जो आयरन सल्फेट जो है बना दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन जो Fe है वो आपका कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है, सॉरी कॉपर से, हाँ कॉपर से ऊपर है, राइट। तो कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब वो अधिक अपक्रियाशील है। तो ध्यान देना, Fe जो है वो कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। जो अपक्रियाशीलता की श्रेणी होती है उसमें Fe जो है वो कॉपर से ऊपर आता है। सभी तत्व जो अपने से ऊपर वाले हैं, जैसे किसी तत्व के जो ऊपर होते हैं अपक्रियाशीलता की श्रेणी, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ऊपर में सबसे अधिक अपक्रियाशीलता, नीचे में सबसे कम, तो अपने से नीचे वाले को वो विस्थापित कर देते हैं। तो Fe के नीचे कॉपर बनता है, एग्जैक्ट नीचे नहीं, उसके और भी बीच में कुछ आ सकता है। तो मैंने ये चीज़ आपको जो है अभिक्रियाओं के प्रकार इस चैनल पर वीडियो बना करके इसका डाला हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा और वहाँ पर जा कर के इस वीडियो को ढूंढिएगा, तो आपको वहाँ पे डिटेल्ड में इनके शॉर्टकट्स और इनकी फॉर्मूले वगैरह और इनके एग्जांपल्स, तरह तरह के संयोजन, वियोजन, विस्थापन, जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी अभिक्रियाएं आपको वहाँ डिस्कस की गई हैं। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, ठीक है। ये भी का मतलब क्या कि ये जो आपकी मतलब कि अभिक्रियाशीलता का जो नियम है कि कौन किससे अभिक्रियाशील होता है वो भी बताया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। H प्लस आयन, ध्यान देना, H प्लस आयन का मतलब होता है अम्लीयता, और ये सांद्रता की बात कर रहा है, मतलब गाढ़ापन यानी ज्यादा। यानी अम्लीयता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो ध्यान देना, जिसका pH तो सबसे ज़्यादा जो है जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपका अम्लीयता की सांद्रता होगी। वैसे ये भी अम्लीय होता है नींबू, लेकिन नींबू से भी ज़्यादा जो है जठर रस अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच मान नींबू से भी कम होगा। शुद्ध जल का तो ये तो नॉर्मल रहता है, तो पीएच मान आपका 7 होता है। और पीएच स्केल वाला भी वीडियो यहाँ पे आपको बताया गया है। इस तरह से 7 होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर के 7 और यहाँ 14 तक जाता है। ये आपका रेड कलर का होता है, ये ब्लू कलर, जैसे जैसे इधर से इधर जाते हैं। और ये आपका एसिडिक नेचर का होता है और ये आपका बेस नेचर का होता है, राइट। तो वो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, वहाँ पे आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। चैनल पे आपको बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं। आप चैनल पे विजिट करिए और सारे वीडियोस को देखिए और उन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पदार्थ यहाँ पे दिया हुआ A, B, C और D, 4 है इनके पीएच दिए हुए, 5, 8, 10 और 13। इनमें से कौन पदार्थ अम्ल है? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरह से पीएच स्केल रहती है, बीच में 7, यहाँ से 0 और ये 14, इस तरह से नंबर्स रहते हैं आपके।
इधर जो होता है आपका एसिडिक नेचर रहता है, और 7 से ज़्यादा होगा तो ये बेस नेचर यानी क्षारीय नेचर होता है। ये रेड कलर में होता है, ये आपका ब्लू कलर में होता है, और जैसे जैसे 7 के दाहिनी तरफ जो है ब्लू कलर का होता जाता है और 7 के बाईं तरफ आपका रेड कलर का होता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कोई लिटमस पेपर अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, कोई यौगिक या कोई विलयन जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है तो वो कैसा होगा, ध्यान देना। अगर नीला कर दे रहा है यानी ब्लू कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, बेस होगा। यहाँ पे आपको पता चल गया। और अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है तो इसका मतलब वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। एसिडिक होगा इसका मतलब 7 से कम उसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम। तो 7 से कम पीएच वैल्यू 5 की है, तो यानी पदार्थ ए जो है वो आपका इनमें से अम्ल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्षार के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और 7 जो है वो उदासीन विलयन के लिए होता है। जैसे जल का पीएच क्या होता है, जल का पीएच हमारा उदासीन होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक, लवण का मतलब होता है नमक, समझिए नमक, सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये प्योर नमक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसी का यूज किया जाता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, और ये है आपका तीसरा जो सी लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, और कैल्शियम सल्फेट लिखा हुआ है। तो सोडियम का जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, आप इन नामों को भी ध्यान रखिएगा, लिखते रहिएगा, राइट। तो धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और ये जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, और इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो इसका यूज क्या होता है, इसको हम लोग खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसी का यूज जो है उसमें किया जाता है, किसमें, जो सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड, ध्यान देना, उभयधर्मी ऑक्साइड, वे ऑक्साइड किन्हें कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु के ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड, मैं जो बोल रहा हूं इनको लिख लेना क्योंकि ये 2 नंबर 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो Al2O3 इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा आपको बता दें इसका एग्जांपल ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। ये दोनों जो हैं आपके एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी कि अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल और लवण बना देते हैं। चूंकि इनका नेचर दोनों टाइप का होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर इसमें से देखिए क्या है, Al2O3 जो अभी मैंने बताया आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कई बार जिंक ऑक्साइड अगर दे देगा तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा और इसके 2 एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अगर ये 3 नंबर या 2 नंबर में आता है तो ऐसे आपको लिखना भी पड़ेगा, इसको लिख लीजिएगा डियर, आप अपने नोटबुक में इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस इनर्ट गैस बोलते हैं, यानी कि ऐसी गैसें जो किसी से अभिक्रिया न करती हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एक्सी लिखा जाता है, और रेडॉन, RE, राइट। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये आपकी अक्रिय गैसों की सूची है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इनको याद कर लीजिएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है आपका 3 होता है, जिसको हम करेंगे तो 2 कामा सॉरी यहाँ पे हीलियम H ही ये 2 होता है, 2 होगा तो इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। नियॉन का 10 होता है तो क्या बनेगा, 2,8। मतलब ऐसे परमाणु जब हम किसी मतलब तत्व का अगर हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अगर बाह्य कोश में, जो बाह्य कोश है, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ पे आपका 2 आया है, तो बाह्य कोश में अगर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो आपके स्टेबल माने जाते हैं।
तो ऐसी गैसेस जो हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब मोर स्टेबल माने जाते हैं, ज़्यादा अस्थाई। तो ये जो है दूसरे तत्वों के साथ में अब क्रिया नहीं करते। तो यहाँ पे 2 और 8 हमको दिख रहा है, सभी में देखिए 1 है, 7 है, 5 है, तो ये सभी जो है जाएंगे या तो ले लेंगे या तो दे देंगे, किसी के साथ जुड़ जाएंगे या अपने आप में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो 2 और 8 है ये देख ले रहे होंगे आप, ये 10 है और 10 किसका परमाणु क्रमांक है, नियॉन गैस का। तो नियॉन आपकी अक्रिय गैस, इसको उत्कृष्ट या अक्रिय भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, यानी इनर्ट गैसेस, इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस। तो या नोबल गैस भी कहा जाता है, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2,8। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित, 18 नंबर क्वेश्चन है डियर हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब फिर यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूँ। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक या वैसे पदार्थ जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिनका जो परमाणु संरचना होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बनी हुई होती है, उनको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दूसरी बात देखिए, जैसे एल्केन, एल्केन जो होते हैं, एल्केन समूह के जितने भी तत्व होंगे, एल्केन समूह के जितने भी तत्व होंगे वो सारे या यौगिक जो होंगे वो सभी जो है आपके क्या कहलाएंगे, संतृप्त। ये सभी क्या होंगे, संतृप्त, राइट। अब दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें एकल के साथ साथ, एकल बॉन्ड के साथ साथ ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम की बात कर रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, राइट। ऐसे यौगिक जिनके संरचना सूत्र में एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और दूसरा एल्काइन, राइट, ये दोनों हमारे कैसे हैं, असंतृप्त, ठीक है। तो इस तरह से एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड ही लगा रहता है और इन सब में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये है मेथेन, राइट, ये है एथेन और यहाँ पे ये एसिटिलीन है, ये देखिए C2H2, ये देखिए सिंगल बॉन्ड C और ये CH है और इस तरह से आपको ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से भी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया और यहाँ पे मेथ एथ प्रोब्यूट, ये ब्यूटेन है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एल्केन CnH2n+2, n बराबर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, और इसका CnH2n और CnH2n-2, ये आप याद रखिएगा, इनके सामान्य सूत्र होते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे H लिखा हुआ है और आगे में ये H और सिंगल बॉन्ड CHO, ये CHO जो है ये फंक्शन, इसमें ये क्या चीज है, HCHO। तो यहाँ पे जो हमारा HCHO है, ये इसमें आपका एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, राइट। तो इसमें कार्बन एक है, मेथेनएल्डिहाइड, मेथेनएल्डिहाइड, राइट, इस तरह से बोलेंगे। फिलहाल हमको बताना है इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें आपका एल्डिहाइड CHO, ध्यान देना CHO जो है वो आपका एल्डिहाइड का हो गया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है और एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंगल बॉन्ड COOH होता है, राइट। ध्यान देना, इसके साथ में जैसे किसी नाम में जोड़ा जाता है तो ऑल आता है, ऑल, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। और जो कीटोन होता है, कीटोन के साथ में ओन आता है या नोन,
राइट, इसको ओन या नोन कह सकते हो। तो जैसे मेथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस तरह के उच्चारण आएंगे। और CHO जो होता है इसमें आपका उच्चारण आएगा अल का, जैसे मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से। और इसमें ओइक अम्ल आता है, जैसे मेथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड जो आप कहते हो, राइट। इसमें क्या आएगा, ओइक एसिड। इसको आप लिख लीजिएगा, IUPAC पद्धति में नामकरण में ये आपके बहुत मददगार होंगे, ओइक अम्ल। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया डियर, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें है आपका एल्डिहाइड। मैंने सारे लिख भी दिए हैं और आप याद रखिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन इस तरह से बनते रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, राइट। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, पर वैसे परमाणु के, जैसे कोई परमाणु है, परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कह रहा है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिथियम, लिथियम ध्यान देना, लिथियम, इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, 2,1, यानी कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 1। ठीक है, किसका, लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम जो Mg होता है, इसका हमारा परमाणु क्रमांक कितना होगा, मैग्नीशियम का आपका हो जाता है 12। और कैल्शियम, कैल्शियम Ca, कैल्शियम का हमारा कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20। और पोटेशियम का होता है आपका 19। और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का आपका होता है 13। तो अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,2 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, 2,8,8,2 हो जाएगा। इसका करोगे तो 2,8,8,1 हो जाएगा। और इसका जब आप करिएगा एल्यूमिनियम का, तो 2,8,3 बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैग्नीशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, कैल्शियम का 2 है, पोटेशियम का 1 है, और एल्यूमिनियम का 3 है। तो अब हमको कह रहा था इस क्वेश्चन में कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर, तो लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसमें से पोटेशियम जो है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन लिथियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा डियर। आई होप कि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी, अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में देखिए ये पैरासाइट नहीं होते, स्वपोषी नहीं होते, ये मृतोपजीवी पोषण, इसमें प्राण संभोजी पोषण होता है, राइट। यानी कि ये किसी जीव के अंदर जो होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, किसी जीव के अंदर जाकर के वहां से पोषण लेते हैं, राइट, जीव के अंदर जाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन प्रक्रम में जो ग्लूकोज से पायरवेट होता है उसका विखंडन कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विखंडन होता है। जब श्वसन प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है वो हमारा जब टूटेगा तो उसका विखंडन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 है, कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए आप इसको याद रखिएगा, ये होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि में आपका मददगार होता है। ये आपका नर और मादा होने का होता है। वृद्धि हार्मोन आपकी हाइट में वृद्धि, थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि, देखिए ऐसा ग्रोथ हार्मोन जो है ये टाइप होता है, तो ये देख करके वृद्धि हार्मोन जो है आप नहीं लगा देंगे, राइट। थायरॉक्सिन जो होता है वृद्धि हार्मोन एक टाइप का हार्मोन होता है जिसमें आपका थायरॉक्सिन आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव में सभी अनैच्छिक यानी कि इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस होते हैं उनका नियंत्रण कहाँ से होता है, तो मेडुला के द्वारा इनवॉल्यूंटरी एक्शंस का जो है कंट्रोल होता है। और अगर कहेगा कि ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कहाँ होता है, तो जो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में वो देख लेना, सेरेब्रम में जो है आपका जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उसमें उसका नियंत्रण आपका प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम से होता है। सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला पार्ट या हिस्सा होता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में 25 नंबर में देखिए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। ध्यान देना, जो हमारा यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है ये वाला, और इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का जनन हो रहा है, राइट। तो अब हम इसमें देखेंगे, देखिए है क्या, इसमें ये हाइड्रा का फिगर दिया हुआ है, जिसमें एक हाइड्रा जो है 3 पार्ट्स में यहाँ से देखिए टूट जा रहा है। तो ऊपर वाले से नीचे में टूटा तो यहाँ पे नीचे जनरेट हो गया कुछ, यहाँ पे ऊपर भी टूटा हुआ है और नीचे भी कटा हुआ है, तो ये दोनों साइड में जनरेट हुआ। यहाँ ऊपर में कटा हुआ था तो ऊपर में जनरेट हुआ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो चीजें हैं, जैसे ये आपका बना यहाँ पे ये वाला, और ये जो पार्ट है, ये सभी इनको हम लोग मुकुल कहते हैं, मुकुल कहेंगे, बड। और ये अपने आप में फिर एक बड़ा रूप ले लेता है, राइट। ये बड़ा रूप ले लेता है, यानी कि पूरी तरीके से जैसे फिर से पहला जो हाइड्रा था या पहला जो चीज था वैसे का वैसे ही बन जाता है। तो ध्यान देना, ऐसी चीजें तो किसी भी मतलब जीव के अंदर अगर ऐसा गुण है जो जिसका अगर कोई पार्ट है वो अगर कट जाता है या टूट जाता है तो फिर से उस पार्ट को, वो पार्ट जो है एक नए भाग में जो है बदल जाए, एक नया रूप ले ले, वो पार्ट जो है विकसित हो करके क्या कर जाए, एक नया रूप ले ले, फिर से जो है वो तैयार हो जाए। जो भी हिस्सा कटता है वो हिस्सा कट करके अपने आप में एक पूरी तरीके से फिर से बन जाए। तो पुनः उत्पन्न होने की क्षमता, जैसे ये 3 भागों में कटा तो ये तीनों अपने आप में फिर से यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रा यहाँ पे राइट तैयार हो गए। तो चूंकि इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि हाइड्रा में जो है किस प्रकार का मतलब किस प्रकार का जनन होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि इसमें सही आंसर आता है मुकुलन, राइट, बडिंग। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये बर्ड्स बनते हैं, इन्हीं को बर्ड कहते हैं, नीचे नीचे जो ये बन जा रहे हैं इनको बर्ड कहते हैं, राइट। तो अब आपका ये इस तरह से हो गया। तो एक होता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हुआ, जैसे हाइड्रा हो गया, और हाइड्रा के बाद जैसे आपका जैसे छिपकली जो होती है, छिपकली की पूंछ कटने के बाद देखिए पूंछ जो है नीचे से ऐसे जनरेट हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोला जाता है, पुनरुद्भवन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है, राइट। और ध्यान देना, चूंकि मुकुलन भी कह सकते हैं लेकिन पुनरुद्भवन ये एक खास चीज का नाम है, तो यहाँ पर फिलहाल इसका सही आंसर पुनरुद्भवन रहेगा। अगर पुनरुद्भवन नहीं है तो हम लोग कहेंगे हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, या जनन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसको अंडवाहिका कहते हैं, वहां पे मनुष्य का निषेचन होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए 27 नंबर, किसी जीव में कोई गुण जो प्रभावित होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पिता और माता दोनों के डीएनए से जो है वो प्रभावित होता है, उस पर असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब कि जो नाभिक होता है वो टूट करके वो टूटते हैं तो उनसे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग जो है नाभिकीय संयंत्र में जो है विद्युत उत्पादन के रूप में उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में, मतलब अपने भोजन की जो ऊर्जा होती है, उनके पौधे जो हरे पौधे होते हैं वो सूरज से जो लाइट लेते हैं, लाइट में एक प्रकार की एनर्जी होती है, प्रकाश में ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, वहां से जो एनर्जी लेते हैं वो अपने खाने में कितने परसेंट उस लाइट एनर्जी का अपने भोजन वाली एनर्जी में परिवर्तन कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर है 1%, मात्र 1% हिस्सा ही वो अपने भोजन वाली ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं पौधे। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग
करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप कि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और आप क्या आंसर इसका करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप कि बच्चों आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी काफ़ी, और उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।